अच्छा तो अब हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में हमारे लिए क्या है कवर करने के लिए। अब असल में ये लोड नहीं हो रहा है तो ये सिर्फ यहाँ तक ही लोड हो रहा है। मेरे ख्याल से कुछ इंटरनेट इश्यूज हैं। आई थिंक थोड़ी देर में लोड हो जाएगा, तब तक मैं एटलीस्ट दिखा देता हूँ कि हम पढ़ेंगे क्या। तो इधर हम पढ़ेंगे चैप्टर्स नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। तो हम ये दो चैप्टर्स इंशाल्लाह आज कवर करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे कंटेनर्स के बारे में और चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे कंटेनराइजिंग एन ऐप के बारे में। ठीक है, तो अब अगर ये लोड हो जाए तो फिर मैं चैप्टर भी शुरू कर लूँ, लेकिन अच्छा ठीक है, आई थिंक हाँ लोड हो गया है, शुक्र है। तो अब हम शुरू कर लेते हैं। ये तो चैप्टर नंबर 8 है, तो चैप्टर नंबर 7 कंटेनर्स। तो हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में बहुत कुछ पढ़ा है। हमने मोस्ट ऑफ द कमेंट्स को तो कवर कर ही लिया है। अब जो भी चीज़ें रह गए हैं वो सब थियोरेटिकल है, तो इसलिए फिर इंशाल्लाह जो भी हम चीज़ें को कवर करेंगे वो सिर्फ थियोरेटिकली होंगे, इतने नए कमेंट्स नहीं होंगे। तो मेनली तो हम सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे कि हम इसको पूरा चीज़ को इस पूरा सिस्टम को यूज़ कैसे करते हैं। कि सबसे पहले आपने अपनी एप्लीकेशन बनाई, फिर इमेज में फिर आपने एक बेस इमेज को ली, आपने अपने एप्लीकेशन के फाइल्स को ली, उन दोनों को आपने मर्ज करके एक डॉकर फाइल बना ली। उस डॉकर फाइल से आपने एक और इमेज को आउटपुट की। उस इमेज को आउटपुट करने के बाद आपने उसको डॉकर हब के ऊपर पुश कर ली। पुश करने के बाद आपने उसको कंटेनराइज भी कर ली। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन कमांड जितने नहीं सीखेंगे, हो सकता है कि कुछ थियोरेटिकल टॉपिक्स हम सीख लेने हैं, लेकिन उसूलन तो मुझे नहीं लगता है। इसका वजह यह है कि हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में तकरीबन हर चीज़ कवर कर ही लिया है। हो सकता है कि कुछ एक दो नए कमेंट्स हो तो हम वो भी साथ साथ देख लेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंटेनर्स के बारे में। तो अब हमें पता है इमेजेस के बारे में हमने काफ़ी कुछ इन डेप्थ पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में, प्रीवियस चैप्टर में। तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 कंटेनर्स के बारे में। अब कंटेनर इटसेल्फ क्या होता है? कंटेनर एक रन टाइम इंस्टेंस होता है इमेज का। इसका मतलब क्या है, ये हमने ऑलरेडी पिछली दफा भी कवर किया था। जब आपके पास एक विंडोज इंस्टॉलेशन सीडी होती है तो वो सीडी आपका एक इमेज कहलाता है। जब आप उसको इंस्टॉल करते हो या जब आप उसको रन करते हो तब वो आपका एक कंटेनर कहलाता है या एक रनिंग वर्जन ऑफ द इमेज कहलाता है। तो कंटेनर एक रन टाइम इंस्टेंस है आपके इमेज के अंदर। मतलब एक कंटेनर एक रन टाइम इंस्टेंस है एक इमेज का, सॉरी। तो इसी तरीके से ही कि जिस तरह हम वर्चुअल मशीन को एक वर्चुअल मशीन टेम्पलेट से स्टार्ट करते हैं, इसी तरीके से ही हम कंटेनर्स भी एक या उससे ज़्यादा कंटेनर्स को भी एक सिंगल इमेज में से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है वीएम्स और कंटेनर्स के बीच में, और वो ये है कि कंटेनर्स फास्ट होते हैं और लाइट वेट होते हैं, लेकिन वीएम जो होते हैं वो आमतौर पे ओएस की वजह से काफ़ी हैवी होता है। ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब अगर आपको एक इमेज को एक कंटेनर को रन करना है तो फिर आप डॉकर कंटेनर रन का कमांड को यूज कर सकते हैं, जो हमने पहले कवर किया है। हमने आईटी का फ्लैग को भी हमने कवर कर लिया है। इंटरैक्टिव इसका फुल फॉर्म है, मतलब है कि हम ऑटोमेटिकली एसएसएच या एग्जिक, जो हमने डॉकर का एग्जिक का कमेंट भी कवर की, वही चीज होगा। जब भी हम एक नया कंटेनर को क्रिएट करेंगे हम उसके अंदर एसएसएच हो जाएंगे या उसके अंदर एग्जीक्यूट हो जाएंगे एक तरह से। तो इसको इंटरैक्टिव मोड कहते हैं, ये भी हमने देख लिया है। तो एक बहुत ये मैंने बताया था क्योंकि कुछ लोग को समझ नहीं आया कि कंटेनर्स के अंदर एक चीज होता है, और वो ये है कि कंटेनर सिर्फ उसी वक्त तक ही चलते हैं जब तक प्रोग्राम चलता है। तो प्रोग्राम जब चलना बंद हो जाता है फिर कंटेनर भी खत्म हो जाता है, अपने आप को एग्जिट कर लेता है। तो इसका एक एग्जांपल ये है कि अगर आप एक नया कंटेनर को स्टार्ट करो और अगर आप एक स्लीप कमांड है उसके अंदर, यही वाला, आप एक स्लीप का कीवर्ड को इधर डाल सकते हो अपना डॉकर कंटेनर रन कमेंट के साथ। और अगर आप उस इमेज को ऐसी आप उस कंटेनर को ऐसे ही डिप्लॉय कर लो, डिप्लॉय करने के बाद वो 10 सेकंड्स तक ही चलेगा, फिर ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। और हमने इसके अंदर एल्पाइन का इमेज डाला है। ऐसा क्यों है ये भी हमने कवर कर लिया था कि एल्पाइन इमेज जो है वो एक बेस इमेज है, उसमें कोई करंट प्रोसेसेस नहीं चल रहे हैं। कि जिस तरह ओएस में कोई ना कोई बैकग्राउंड प्रोसेस चलता ही रहता है, थोड़ा बहुत भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो इस वजह से आपका सिस्टम भी चलता रहता है। लेकिन मसला क्या होता है कि कंटेनर्स के अंदर, मतलब इस तरह के इमेजेस के साथ, कि क्योंकि आपका सिर्फ एक सिंपल इमेज होता है जिसपे कोई असली प्रोसेसेस तो चल ही नहीं रहे हैं, इसलिए आपका कंटेनर खुद ब खुद एग्जिट हो जाएगा। तो इसलिए फिर ऑटोमेटिकली जो भी आपके प्रोसेसेस चल रहे हैं वो एग्जिट हो जाएंगे। तो आपका कंटेनर ही एग्जिट हो जाएगा क्योंकि कोई प्रोसेसेस चल ही नहीं रहे हैं, या फिर वो स्टॉप हो गए हैं, जिसकी वजह से कंटेनर ने सोचा होगा या डॉकर का डायमंड ने सोचा होगा कि इस कंटेनर में तो अभी कोई प्रोसेसेस चल ही नहीं रहे हैं, तो किसी काम का नहीं है, छोड़ दो, मैं इस कंटेनर को डिलीट कर देता हूँ।
तो हम इसको ट्राई भी कर लेते हैं साथ साथ। अब CMD अगर मैं खोल देता हूँ और यहाँ मैं डॉकर इमेजेस देख लेता हूँ। एक्चुअली मुझे अपना वही लिनक्स का इंस्टेंस को यूज करना पड़ेगा जो मेरे पास था, तो फिलहाल मैं उसी को इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो जिस तरह हमने पिछले क्लासेस में किया था, हम अमेजोन के ऊपर गए, अमेजोन के ऊपर जाने के बाद हमने एक EC2 इंस्टेंस बनाई, लेकिन अब मैंने उस EC2 इंस्टेंस को, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने डिलीट नहीं किया है। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ उसको रिज्यूम करूंगा। रिज्यूम करने के बाद मैं उसको फिर यूटिलाइज करना शुरू कर सकता हूँ। तो अच्छा, तो यहाँ मेरे पास अपना EC2 इंस्टेंस इधर मौजूद है। तो इधर मैं क्या करूँगा कि मेरे पास ये इंस्टेंस, अच्छा फिर मुझे अभी क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्लिक करूँगा लॉन्च इंस्टेंसेस, फिर उसके बाद मैं यहाँ उबुंटू का ये वाला इमेज को सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं अपना इंस्टेंस को चूज करूंगा जो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। उसके बाद मैं कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल्स के ऊपर जाऊंगा कि मैं एक अपना मतलब डिटेल्स, और वो तो ऐसे ही रहने दो डिफॉल्ट, स्टोरेज भी डिफॉल्ट, और अभी हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो अब मैं उसी उसी कीपैड को इस्तेमाल कर लूँगा, चूज एन एक्सिस्टिंग कीपैड। तो फिर उसके बाद मैं अपने इंस्टेंसेस को लॉन्च कर लेता हूँ, और अब ये यहाँ लॉन्च हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फॉरन इसको नेम कर लूँगा डॉकर क्लास, और इधर मेरे पास इसका IP एड्रेस मौजूद है। तो आप ये इधर देख सकते हो। तो अब मैं अपना पटी का एप्लीकेशन के अंदर इसको पेस्ट कर सकता हूँ, और मैं SSH के अंदर ऑथेंटिकेशन में उसी फाइल को ही ले सकता हूँ जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, उसी PPK फाइल को ही। ये सब डॉकर के अंदर नहीं आने वाला है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अपना लिनक्स का टर्मिनल खोल रहा हूँ। तो जिन लोगों को ऑलरेडी क्लाउड मतलब सीखना है या वो ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो वो भी फिर इस बहाने देख सकते हैं। अच्छा, लिखा हुआ रहा है कि कनेक्शन वो इनएक्टिव, वो क्योंकि अभी अभी कंटेनर चला है मेरे ख्याल से। हाँ सही है। अब मैं इसको फिर से चला सकता हूँ। ठीक है, अब हो गया है। तो अब मैं लॉग इन हो गया हूँ। ठीक है, तो अब हम ये वाला कमेंट को ट्रैक कर लेते हैं। अब मैं इधर सबसे पहले तो एक दफ़ा अपडेट कर लेता हूँ, और अपडेट करने के बाद जो इंस्टॉलेशन का कमांड है उसको भी मैं इधर टाइप कर लेता हूँ, अगर मेरे पास मौजूद है तो। ठीक है, तो अब मेरा वो डॉकर इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट भी चल रहा है। तो इधर हमने ऑलरेडी देख लिया है कि ये करेगा क्या, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन तो किया है। अभी जैसे ये हो जाएगा फिर हम इस इमेज को रन करके भी देखते हैं। तब तक हम थोड़ा आगे भी बढ़ जाते हैं ताकि थोड़ा टाइम सेव हो जाए। तो ये हमने देख लिया है कि, और ये मैंने पहले समझाया भी है, और आई थिंक मैंने एक एग्जांपल भी दिखाया था पहले कि ये इस तरह से क्यों होता है। क्योंकि कोई कांस्टेंट प्रोसेस नहीं चल रहा है, इसलिए कंटेनर अपने आप को डिलीट कर लेता है। क्योंकि कंटेनर्स बाय डिफॉल्ट टाइम मैनेजमेंट, सॉरी, मेमोरी मैनेजमेंट और CPU मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं, अब हमने ऑलरेडी डिस्कस तो किया है कंटेनर्स और VMs में क्या फर्क है। और अगर आपको याद हो, हमने ये डायग्राम पहले भी कहीं देखा था। बिल्कुल देखा, बिल्कुल देखा था हमने। तो इसका एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ, VM वर्सेस कंटेनर। हमने यहाँ इसको देखा भी था। तो VM वर्सेस कंटेनर अगर मैं टाइप करता हूँ, तो टाइप करने के बाद मेरे पास ये इधर आ जाता है। तो इधर मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि लास्ट टाइम जो हमने देखा था, हमने VMs के बारे में देखा था। लेकिन अब मैं दिखाता हूँ कि डॉकर का क्या इसमें क्या पार्ट प्ले करता है। तो जब हम लिनक्स सीख रहे थे तभी मैंने आपको ऐसा ही कोई डायग्राम दिखाया था। तो अब मैं उसका दूसरा पोर्शन भी दिखा रहा हूँ।
अब ये जो आप राइट पे देख सकते हो, ये मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि वर्चुअल मशीन इस तरह से काम करते हैं कि आपका फिजिकल सिस्टम होता है, उसके पास उसके बाद एक हाइपरवाइजर होता है, फिर उस हाइपरवाइजर के बाद आपके जितने भी वर्चुअल मशीन है वो सब डिवाइडेड होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, और ईच वर्चुअल मशीन को अपना एक ओएस मिलता है, और फिर उस ओएस के साथ जो है आप अपना सारे एप्लीकेशंस और सब चलाते हो। लेकिन डॉकर के अंदर क्या होता है, डॉकर के अंदर आपका हाइपरवाइजर और ये आपका ओएस होता ही नहीं है, सीधा सीधा इसी तरीके से ही होता है। आपका फिजिकल सिस्टम होता है, उसके ऊपर आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो भी डिफॉल्ट होता है, फिर उसके ऊपर आपका डॉकर इंजन चलता है, डॉकर एप्लीकेशन चलता है, और उसके ऊपर आपके सारे एप्लीकेशंस जो है वो चलेंगे इंडिविजुअल कंटेनर्स के अंदर। तो ये हमने यहाँ देख लिया है। तो ये राइट पे वर्चुअल मशीन्स का वर्किंग दिखा रहा है और लेफ्ट पे ये कंटेनर्स का वर्किंग दिखा रहा है। तो आप देख सकते हो कि कंटेनर्स का वर्किंग कितना ज्यादा सिंपल है और इफेक्टिव भी है, तो इसलिए उनको इस्तेमाल करना काफी सारे यूसेस में ज्यादा बेहतर समझा जाता है। तो अब ये एक और इसी का ही डायग्राम यहाँ दिया हुआ है। यहाँ हमारे पास फिजिकल सर्वर है, फिर हाइपरवाइजर, फिर हमारे पास वर्चुअल मशीन्स है, हर वर्चुअल मशीन के साथ एक ओएस है और फिर उसका ऐप भी है, और हमारे पास कंटेनर्स के साथ इसी से ही मिलता जुलता सिस्टम है, लेकिन ओएस नहीं है हमारे पास, और ओएस के साथ साथ हमारे पास वो हाइपरवाइजर भी मौजूद नहीं है। तो यहाँ हमारे पास फिजिकल सर्वर है, उसके बाद हमारा डिफॉल्ट कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हमारा कंटेनर, और उस कंटेनर के ऊपर के अंदर हमारा ऐप है। तो हाइपरवाइजर जो है वो एक तरह से हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन कर रहे होते हैं। ये दोनों वर्चुअलाइजेशन टूल्स है, हमने पहले भी कवर किया, वर्चुअल मशीन्स भी और कंटेनर्स भी, दोनों वर्चुअलाइजेशन टेक्निक्स है, दोनों वर्चुअलाइजेशन टूल्स हैं। लेकिन हाइपरवाइजर एक फिजिकल हार्डवेयर की चीज है, या वो एक तरह से फिजिकल हार्डवेयर रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं, लेकिन ओएस वर्चुअलाइजेशन में हर चीज सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा होता है। तो ये इन दोनों में फर्क है। कंटेनर्स ओएस वर्चुअलाइजेशन को इस्तेमाल करते हैं और वर्चुअल मशीन्स हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन को इस्तेमाल करते हैं। अब एक और चीज भी के बारे में भी हम पढ़ते हैं, वीएम टैक्स के बारे में। तो इससे मेरा मतलब क्या है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह से कोई चीज है कि आपके पास एक फिजिकल सर्वर है और आपको 4 बिजनेस एप्लीकेशंस एक सर्वर के ऊपर चलाना है। वर्चुअल मशीन से पहले तो ये हो ही नहीं सकता था, लेकिन अब वर्चुअल मशीन के साथ ये हो सकता है। अब अगर वीएम मॉडल को हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर लो लेवल हार्डवेयर रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे हर वीएम के अंदर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा सीपीयू, रैम, वर्चुअल डिस्क और ये सब हर वीएम के अंदर इस्तेमाल होगा, उसका अपना ओएस होगा, मतलब हर चीज इसी तरीके से ही होगा। और फिर ओएस को मैनेज करना, उसका जो साइज है, कितना रैम मांगता है, कितना स्टोरेज मांगता है, वो सब भी है। तो एवरी ओएस जो है वो एक छोटा सा स्लाइस ऑफ सीपीयू और रैम को कंज्यूम करता है। तो इसी तरीके से ही आप देख सकते हो कि मतलब आपका स्टोरेज जो है वो एक तरह से बिला वजह जा रहा है, क्योंकि आपका ओएस टैक्स जो आपका वर्चुअल मशीन के अंदर ओएस चल रहा है वो एक तरह का बिला वजह का टैक्स ले रहा है या बिला वजह के रिसोर्सेज खा रहे हैं, और आपको तो ओएस की जरूरत भी नहीं है। अगर मैं कंटेनर के थ्रू ही चलाऊं जिसमें मेरे पास एक सिंपल लिनक्स का शेल है या टर्मिनल है, तो इतना मेरे लिए काफी है, मुझे सबकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन ओएस बिला वजह मेरा रिसोर्सेज ले रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ओएस टैक्स या वीएम टैक्स। तो ये बहुत ही बड़ा मसला है, और क्योंकि कंटेनर्स में ओएस नहीं होता है इसलिए बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, और इसमें फिर इस तरह के मसले भी बहुत ही कम आते हैं कि ये ज्यादा रिसोर्सेज ले रहा है, या मेरे पास इनफ स्टोरेज नहीं है, या मेरे पास इनफ रैम नहीं है, ये मसले नहीं है। तो ये सब हमने ऑलरेडी पहले भी कवर किया है। अब हम देखते हैं कि हम एक कंटेनर को रन कैसे कर सकते हैं। अब लेकिन कंटिन्यू करने से पहले मैं वो वाला एग्जांपल दिखा दूं, क्योंकि अब ये डॉकर का स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो गया है। तो अभी मैं क्या करूंगा, जो एग्जांपल मैंने अभी बोला था कि हम देख सकते हैं कि कंटेनर्स कैसे एग्जिट हो जाते हैं अगर उन पे कोई प्रोसेसेस नहीं चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो डॉकर इमेज ls, sudo docker image ls, मैंने न्यूली इंस्टॉल किया इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं है। तो अब मैं टाइप करूंगा sudo docker image pull alpine। तो मैं alpine का लेटेस्ट इमेज को पुल कर लेता हूँ, पुल हो गया है। और अब मैं क्या करूंगा, sudo docker images, मेरे पास यहाँ alpine का इमेज है, और अब मैं उसको रन करूंगा। तो docker container run alpine, alpine टाइप करने के बाद मैं टाइप करूंगा sleep 10। इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट जो है वो कंटेनर फोर्सफुली खुला रहेगा, चाहे कोई प्रोसेसेस चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, 10 सेकंड्स के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ 10 लिखा है। एंटर। सूडो लिखना भूल गया था। और अब मेरा कंटेनर जो है, अच्छा मेरे ख्याल से ये इसलिए स्लीप पे है कि ये, हाँ ठीक है, सही है, sudo docker container ls। तो फिर यहाँ वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है, ठीक है।
sudo docker container ls में दिखाता हूँ मैं अभी बोल कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि जब मैं sudo docker container ls करता हूँ तो कुछ नजर नहीं आता है, और जब मैं इसको a का फ्लैग के साथ कर लेता हूँ तो फिर आपको नजर आता है कि ये एग्जिट हुआ है। यही बात है, जो मैंने कमेंट टाइप किया था स्लीप टेंट के नाम से, उसकी वजह से क्या हुआ कि कंटेनर जो है वो फोर्सफुली खुला रहा 10 सेकंड्स के लिए, लेकिन फिर फौरन वो बंद हो गया। मतलब है कि चाहे आप कितनी देर के लिए भी डिले करो, आपका कंटेनर के अंदर अगर आपके पास रनिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेसेस हैं, तो ये आपका कंटेनर जिंदा रहेगा, वरना खुद ब खुद मर जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज बचाने हैं, रैम बचाना है, सीपीयू बचाना है। अगर कोई कंटेनर के अंदर, अगर किसी कंटेनर के अंदर कोई प्रोसेस चल ही नहीं रहा है, तो फिर हम उसको ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रोफेशनल सर्कमस्टेंसेस के लिए बड़े बड़े कंपनीज जो इन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए फिर ये जरूरी भी है इस तरह से इसको सेटअप करना, वरना फिर उनके बहुत सारे रिसोर्सेज बिला वजह जाएंगे, तो एक बहुत ही बड़ा मसला हो जाएगा। तो अब अगर हम बढ़ते हैं, अच्छा ये सब तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, अब अगर हम यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं, हाँ रनिंग कंटेनर्स, तो हमने डॉकर वर्जन का तो कमेंट काफी दफा देख लिया है। अब ये एक और कमेंट है, डॉकर कंटेनर रन id ubuntu bin bash, ये भी हमने ऑलरेडी देख लिया है। हम क्या कर रहे हैं, हम ubuntu का इमेज को रन कर रहे हैं और उसमें इंटरैक्टिव मोड के थ्रू अंदर भी जा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम कंट्रोल पी और कंट्रोल क्यू कर लेते हैं तो हम इसका इंटरैक्टिव मोड से एग्जिट हो जाएंगे। अगर एग्जिट का कमांड से हो जाएंगे या कंट्रोल सी का कमांड से हो जाएंगे, तो फिर वो हम एक और ही चीज करें, फिर तो हम कंटेनर को फोर्स कर रहे हैं कि आप बंद हो जाओ। इसलिए कंट्रोल पी कंट्रोल क्यू सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। और अगर कंट्रोल पी कंट्रोल क्यू करने के बजाय भी आपका कंटेनर स्टॉप हो जाता है, उसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई प्रोसेसेस नहीं है, इसलिए जाहिर सी बात है कि वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया है। तो अब ये सब अच्छा ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जब आप रूट के अंदर लॉगिन होते, जब आप एक कंप्यूटर के एक कंटेनर के अंदर जब एग्जीक्यूट हो जाते हो, इसका मैं एक एग्जांपल भी कर लेता हूँ क्योंकि ये आसानी से हो भी सकता है। डॉकर कंटेनर sudo docker container रन एल्पाइन, और एल्पाइन करने के बाद मैं एक्चुअली रन it एल्पाइन, और फिर मैं यहाँ बैश लिख सकता हूँ, बैश लिख सकता हूँ या फिर बिन बैश, दोनों चल सकते हैं। तो मैं यहाँ बैश लिख देता हूँ ऐसी दिखाने के लिए। तो बैश नॉट फाउंड, अच्छा मेरे ख्याल से फिर मुझे बिन बैश ही लिखना पड़ेगा। कुछ सिस्टम्स पे कभी कभी ऐसा होता है कि बैश भी चल जाता है, कुछ सिस्टम्स पे नहीं चलते हैं। तो बिन बैश, ये क्या हो रहा है, आई थिंक मैंने गलत कमेंट टाइप किया है इधर। sudo docker container run alpine bin bash, यही है बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि इस तरह से क्यों आ रहा है, उसूलन तो ये इंस्टॉल होना चाहिए, फिर मैं इसके बगैर कर लेता हूँ। अच्छा चलो अब तो हो जाएगा। अब बैश, अच्छा ठीक है। खैर, तो मैं अभी यहाँ आ गया हूँ अपना सिस्टम के अंदर, लेकिन ये पता नहीं क्यों ये बैश का जो भी कमांड लाइन है वो इसके अंदर भी आ नहीं रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही भी क्या मसला है। क्योंकि जब मैंने एक पिछली दफ़ा जब मैंने एक ई सीक्वेंसेस बनाया था तब उस पर तो कोई मसला नहीं था, अब इस पर मसला आ रहा है। लेकिन जब भी हम इसके अंदर एग्जीक्यूट होते हैं नॉर्मली, जब भी हम कमेंट चला देते हैं, तो फिर यहाँ हमारे पास रूट के बाद जो है हमारे पास ये एक कोड आता है। अब ये कोड देख सकते हो, ये 12 डिजिट्स का कोड है। ये है क्या, ये 12 डिजिट्स का जो कोड है ये एक यूनिक आईडी है कंटेनर का, हमने ऑलरेडी इसके बारे में देखा भी था। तो अगर मैं यहाँ फिलहाल एग्जिट हो जाता हूँ, sudo docker container lsa, sudo docker container remove और set। अच्छा, तो अब जो हमने अभी देखा था कंटेनर्स के बारे में, मैं इसका यही जो एक यूनिक आईडी के बारे में बात कर रहे हैं, मैं इसको आपको दिखा भी सकता हूँ। अगर मैं करता हूँ sudo docker images, तो फिर यहाँ मेरे पास इसके साथ एक इमेज आईडी आ जाता है, आप इधर देख सकते हो। तो ये कितने लेटर्स का है, ये है तकरीबन, ये भी 12 लेटर्स का ही है। तो ये है इमेज का यूनिक आईडी। और जब हम कंटेनर बनाते हैं तब उस कंटेनर का भी एक यूनिक आईडी होता है, ये भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। sudo docker container ls, अब हमारे पास कोई रनिंग कंटेनर्स तो है नहीं, तो हम यही कमांड चलाएंगे ए का फ्लैग के साथ। और अब मेरे पास यहाँ भी कुछ आईडीज लिखा हुआ आता है। तो ये है कंटेनर्स के यूनिक आईडीज, जिस तरह इमेजेस के भी यूनिक आईडीज मौजूद है, बिल्कुल वो ही चीज है। ठीक है,
तो ये भी हमने देख लिया है। और अब हमारे पास है ls-l का जो कमेंट है, ठीक है। अब ls-l का जो कमेंट आपको पता ही है कि इससे क्या होता है, बेसिकली आपके जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स है वो सब यहाँ प्रिंट आउट हो जाते हैं। अब यहाँ ये चीज क्यों बता रहा है, ये बेसिकली यही दिखा रहा है कि जब आप एक कंटेनर के अंदर ये सारे कमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हो तब क्या होता है। ये हमने पहले भी देख चुके हैं, हमने ls का कमेंट भी अंदर चलाया है कंटेनर के अंदर। हमने आई थिंक पिंग का कमेंट तो नहीं चलाया, लेकिन हमने कुछ और cd make did touch इस तरह के भी कमेंट्स हमने चलाए थे। मेनली यही पॉइंट है इसका कि बिल्कुल एक नॉर्मल कंप्यूटर की तरह, बिल्कुल एक नॉर्मल टर्मिनल की तरह काम करता है। इसमें जो भी चीजें आप चाहो वो आप इसके अंदर लिख सकते हो, वही सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल आपका एक नॉर्मल लिनक्स टर्मिनल की तरह ही है, क्योंकि इसके अंदर आपका लिनक्स ही चल रहा है, ठीक है। तो आई थिंक हाँ, अच्छा मुझे लगता है इस वजह से ये एल्पाइन के साथ चल नहीं रहा था, क्योंकि एल्पाइन इटसेल्फ जो है एक लिनक्स इमेज है जिसके अंदर आई थिंक लिनक्स का कमांड लाइन भी मौजूद नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले तो अगर मैं एक ऐसा इमेज को पुल कर लेता हूँ जिसमें मौजूद हो, जैसे फॉर एग्जांपल उबुंटू का इमेज, sudo docker image full ubuntu, तो आई थिंक अगर मैं इसको कंटेनराइज करूंगा तो फिर वो मसला नहीं आना चाहिए। तो sudo docker container run it ubuntu और इसके बाद जो bin bash है, ठीक है, अब चल गया है। तो मैं यही चीज आपको दिखा रहा था। तो ये जो एक यूनिक 12 डिजिट कोड है, ये 12 डिजिट कोड जो है ये बहुत ही यूनिक है, ये बिल्कुल ही यूनिक है हर कंटेनर के लिए, हर इमेज के लिए। और अब अगर मैं इससे एग्जिट हो जाता हूँ, कंट्रोल पी कंट्रोल क्यू मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं अभी कंट्रोल सी नहीं कर रहा हूँ। तो उसूलन तो अगर इसमें कोई रनिंग प्रोसेस होना चाहिए तो फिर वो फिर यहाँ दिखाना भी चाहिए। तो हम अभी देख भी लेते हैं, डॉकर कंटेनर ls, और आप देख सकते हो कि यहाँ अभी भी ये अप हुआ हुआ है। क्यों अप हुआ हुआ है, क्यों ये ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं हुआ जिस तरह मैंने बोला था, वजह यही है। इस कंटेनर के अंदर जो है आपका कौन सा इमेज लगा हुआ है, आपका उबुंटू का इमेज लगा हुआ है। उबुंटू एक ओएस है, ओएस के अंदर छोटे मोटे प्रोसेसेस बैकग्राउंड में चलते ही रहते हैं, इसलिए ये डिलीट नहीं हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो इस वजह से ये इमेज, क्योंकि हमने कोई इसमें प्रोसेसेस कोई कॉन्फ़िगरेशन कुछ किया ही नहीं हमने इसके अंदर, लेकिन तो भी इस तरह से हो रहा है। इसका वजह यही है कि ये क्योंकि बंद नहीं हुआ है, ये अभी तक बंद इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इसमें कुछ माइक्रो प्रोसेसेस बैकग्राउंड में चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये अभी तक बंद नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया है, वही चीज था जो मुझे आपको दिखाना था। अब sudo docker container ls अगर निकल लेता हूँ तो मैं इसको फिर स्टॉप भी कर सकता हूँ, और ये आप देख भी सकते हो कि मैं कैसे कर सकता हूँ। डॉकर कंटेनर स्टॉप हम डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्टली रिमूव कर ले जाते हैं तो फिर दिखाता है कि यू कैन नॉट रिमूव रनिंग कंटेनर। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ टाइप करना पड़ेगा sudo docker container remove sudo docker container stop और फिर कंटेनर का नाम, तब जाके स्टॉप हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो अब ये रिमूव भी हो गया। और अब अगर मैं ये कर लेता हूँ sudo docker container ls, यहाँ दिखता भी नहीं है। और अब अगर मैं करता हूँ sudo docker container ls-a, तो भी मुझे फोकस ब्लैक के नाम से कोई यहाँ कंटेनर नहीं दिखता है, मतलब है कि वो कंटेनर डिलीट हो गया है प्रॉपर्ली। अब हम कंटेनर प्रोसेसेस के बारे में भी देखते हैं जरा। अब मैं अगर इस उबुंटू इमेज को फिर से कंटेनराइज कर लेता हूँ, तो sudo docker container run it ubuntu और bin bash, तो अब मेरे पास ये टर्मिनल खुल जाएगा। और ये है वही टर्मिनल है जो हमारा क्या बोलते हैं, ये वही टर्मिनल है जो हमारा कंटेनर का है, मतलब हमारा कंटेनर उबुंटू का इमेज से चल रहा है, उबुंटू के अंदर लिनक्स का एक टर्मिनल ऑलरेडी डाउनलोडेड हुआ है। तो इसलिए जब हम इस कमांड को चला देते हैं तब हम कंटेनर का लिनक्स टर्मिनल के अंदर SSH हो जाते हैं या हम उसके अंदर चले जाते हैं। अब हम यहाँ F का फ्लैग को यूज कर सकते हैं या नहीं। अब F का फ्लैग, F का मतलब ये फोर्स, मतलब है कि अगर आप बहुत सारे इमेजेस या बहुत सारे कंटेनर्स को एक साथ रीड करने जाओगे या कोई ऐसा सेंसिटिव प्रोसेस करने जाओगे तो कंप्यूटर आपको एक दफा उसूलन पूछना तो चाहिए, कभी कभी नहीं भी पूछता है। अगर आपको लिनक्स की क्लासेस के बारे में याद हो तो जब मैं remove-rf का कमांड को कवर कर रहा था तब तो एक दफा भी उसने नहीं बोला कि यार यू वांट टू डिलीट दिस फाइल, लेकिन उसूलन तो यही होता है कि वो आपके लिए कंफर्मेशन मांगता है। अगर आप चाहते हो कि आप कंफर्मेशन के लिए नहीं मांगे, आप इसको डायरेक्टली डिलीट कर लो विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स, विदाउट एनी कंफर्मेशन के मुझे कंफर्म ये करना है, तो अभी आप मुझसे यस या नो मत पूछो, आई एम श्योर कि मुझे इसको डिलीट करना है, तो फिर आप एफ का भी फ्लैग साथ साथ में लगाओगे। इसलिए remove-rf एक बहुत ही डेंजरस कमांड है लिनक्स के अंदर, और इसी तरीके से ही डॉकर का कोई भी कमांड के साथ एफ लगाना थोड़ा डेंजरस हो जाता है। इसलिए अगर आप श्योर हो कि आपको इसी तरीके से ही करना है तो फिर आप एफ का फ्लैग को यूज करो। लेकिन अब यार एक वाई या एक नो को क्लिक करने में क्या जाता है, वैसे भी आप
एक दफ़ा और फिर से सोच भी लोगे कि यार मैं ये सही काम तो कर रहा हूँ, तो मैं इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ एफ का फ्लैग को यूज़ करना। लेकिन हाँ, बिल्कुल इसका ये यूज़ है, हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। एफ का मतलब है फोर्स, हम फोर्सफुली अगर किसी इमेज या फाइल को डिलीट करना चाहे या किसी कंटेनर को, तो फिर वो हमें कंफर्मेशन के लिए नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये किसी ने चैट में सवाल पूछा था, इसलिए मैंने अभी जवाब दे दिया है। अच्छा, तो अब हम यहाँ अभी SSH हुए हुए हैं अपना कंटेनर के अंदर। तो यहाँ एक कमांड है PS के नाम से। अब अगर आपको पता हो, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है, PS का मतलब है प्रोसेसेस। तो PS elf, अब elf जो है वो इसके 3 आर्गुमेंट्स है, आर्गुमेंट E, आर्गुमेंट L और आर्गुमेंट F, और इस तरह के आर्गुमेंट्स को हम मर्ज करके एक ही हाइफन के साथ लगा सकते हैं। ये हमने सब पहले भी डिस्कस किया है। अब यहाँ मैं इधर देख सकता हूँ कि PS अल्फा कमांड के साथ साथ जो है मेरे पास ये सारे आउटपुट्स आ जाते हैं। अब PS का मतलब ये प्रोसेसेस, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये पूरा कंटेनर का जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं उन सब के जितने भी डिटेल्स हैं वो इन सब को अभी प्रिंट आउट कर रहा है। तो अभी ये चीज हो रहा है इधर। ठीक है, ये तो हो गया है। और अब हम देखते हैं, अब PSL का भी हमने कमांड भी देख लिया है, और अब हमें डॉकर कंटेनर स्टॉप और डॉकर कंटेनर रिमूव भी हमने देख लिया है। और अब यहाँ कंटेनर लाइफ साइकिल है। अब कंटेनर लाइफ साइकिल के बारे में तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। हमने इसका मैंने आई थिंक वॉल्यूम से रिलेटेड कोई चीज समझाया भी था किसी को व्हाट्सएप के ऊपर, और मैंने यही एग्जांपल को यूज किया था कि अगर मैं, चलो हम इस एग्जांपल को ट्राई भी कर लेते, काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अब डॉकर कंटेनर LS में मेरे पास अभी यहाँ अच्छा अच्छा मेरा अभी वो कंटेनर चल रहा है, अभी मैं इसको एग्जिट ही कर देता हूँ। तो डॉकर कंटेनर LS, चलो मेरा कोई भी ऐसा इमेज नहीं चल रहा है, या कुछ भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अब मैं इस इमेज को वापस बना देता हूँ। तो डॉकर कंटेनर रन IT उबुंटू बिन बैश, और अब एक अलग नाम से उबुंटू का ही एक कंटेनर बनने वाला है, तो sudo, और अब मेरे पास एक और कंटेनर यहाँ बनना चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ एक कंटेनर बन गया है और मैं इसके अंदर SSH भी हो चुका हूँ। अब मैं ये सारे कमांड्स को चलाऊंगा। CD temp, टेम्प एक टेम्परेरी फोल्डर है लिनक्स के अंदर, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। अब उसके बाद अगर हम करते हैं ls-l का कमांड, अब ls-l का कमांड से हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या फाइल्स या फोल्डर्स मौजूद है। हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर एक नया फाइल बना लेता हूँ, अब अगर मैं एको का कमांड से एक नया फाइल बना लेता हूँ, एको का कमांड बेसिकली क्या करता है, वो एक तरह से एक प्रिंट का कमांड की तरह काम करता है। आई थिंक हमने इसको कवर नहीं किया है, लेकिन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एको स्पेस, फिर जो हमें टेक्स्ट को एको करना है या जो टेक्स्ट को हमें राइट करना है उसको, या एको एक प्रिंट का कमांड की तरह ही है, तो एक तरह से जिस टेक्स्ट को हमें प्रिंट करना है वो हम यहाँ लगा लेंगे। फिर या ग्रेटर देन का साइन हमने लगाया है, और फिर उसके बाद हमने न्यू फाइल लिखा है। बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये एक नया फाइल बना रहा है न्यू फाइल के नाम से, और उसके अंदर ये टेक्स्ट स्टोर होगा DevOps FTW के नाम से। एंटर। और अब अगर मैं करता हूँ ls, अब मेरे पास ये आएगा, और अगर ls-l कर लेता हूँ तो भी मेरे पास ये आएगा। तो अब अगर मैं इस फोल्डर के अंदर, इस फाइल के अंदर देख लेता हूँ, sudo nano new फाइल, अच्छा sudo नहीं है, nano new फाइल, अच्छा नैनो भी नहीं है, चलो कैट का ही कमांड को इस्तेमाल कर लेता हूँ, कैट न्यू फाइल, तो मेरे पास इसी का ही टेक्स्ट यहाँ आ जाता है। अब ये तो चलो हमने देख लिया है, हमने एक फाइल को क्रिएट कर लिया है कंटेनर के अंदर, वो तो चलो सही है, लेकिन अब चीज क्या दिखाना है। अब अगर मैं कंट्रोल क्या है, कंट्रोल P कंट्रोल Q कर लेता हूँ, तो मैं अपना कंटेनर से एग्जिट हो गया हूँ, लेकिन अभी भी मेरा कंटेनर चलता रहेगा क्योंकि मैं स्पेशल तरीके से एग्जिट हुआ हूँ। तो आप देख सकते हो कि अभी भी ये चल रहा है। अब अगर मैं यहाँ देखता हूँ कि मुझे अच्छा ठीक है, मैं अभी इसको यहाँ स्टॉप कर लेता हूँ। तो डॉकर कंटेनर स्टॉप, और फिर कंटेनर का नाम, तो अब ये स्टॉप हो गया है। अब मैं अगर देख लेता हूँ sudo docker container ls, तो मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल सही। और अब अगर मैं कर लेता हूँ sudo docker container ls a का फ्लैग, तो फिर यहाँ मुझे exited लिखा हुआ था, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने इसको स्टॉप किया है। लेकिन अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, sudo docker container start, स्टार्ट के बाद हम इसका नाम लिखेंगे, तो अब मेरा कंटेनर फिर से स्टार्ट भी हो गया है। अब हम देखते हैं,
हम अभी किस चीज को प्रूफ करने जा रहे हैं, हम अभी इस चीज को प्रूफ करने जा रहे हैं कि जब हम अपना कंटेनर के अंदर अब एलएस करेंगे, जब हम उसके अंदर जाएंगे और एलएस करेंगे, क्या हमें अपना वही फाइल दिख जाएगा? अभी देख लेते हैं। डॉकर exec, अगर आपको याद हो यही कमांड इस्तेमाल होता है SSH के लिए, फिर IT, फिर हम कंटेनर का नाम लिखेंगे, फिर इसके बाद हम आखिर में यहाँ लिख देंगे वो टर्मिनल का जो नाम है bin bash। तो अब हम इसके अंदर SSH हो गए हैं। अब मैं ls कर लेता हूँ। अच्छा मैं उसके अंदर भी नहीं हूँ। cd home। अच्छा आई थिंक मैं किसी गलत फोल्डर के अंदर आ गया हूँ बाय मिस्टेक। cd bin किस किस जगह के अंदर है ये? अच्छा ये टेम्प का फोल्डर के अंदर है, ठीक है। cd, ये cd और टेम्प, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ वो फाइल दिखना चाहिए। अभी देखते हैं, हमारे पास ये फाइल मौजूद है। तो जब हम एक कंटेनर को पॉज कर लेते हैं और फिर हम उसके अंदर वापस जाते हैं, मतलब हम उसको वापस स्टार्ट कर लेते हैं, तो स्टार्ट वापस जब हम इस कंटेनर को स्टार्ट करते हैं तो फिर हमारा जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स है वो सब रहते हैं। अब एक बंदे ने पूछा था कि यार मेरे फाइल्स क्या रहते हैं जब मेरा कंटेनर स्टॉप होता है? बिल्कुल सही। लेकिन उसमें साथ साथ में ये भी उसने पूछा था कि जब डिलीट होता है तब भी रहता है? नहीं, तब नहीं रहता है। क्योंकि कंटेनर को डिलीट होने का मतलब है कि वो डिलीट हो गया, खत्म हो गया, फिनिश हो गया। अब उसमें जितना भी डाटा है वो सब गया, अब वो वापस नहीं आ सकता है। तो भी अगर हम उस डाटा को स्टोर करना चाहते हैं ताकि उसमें कुछ हो ना जाए, तो फिर हम वॉल्यूम्स को यूज करते हैं। वही मैंने उसको पॉइंट समझाया था, वो हम इंशाल्लाह कुबरनेटिस में देख भी लेंगे। खैर, तो ये मुझे आपको अभी दिखाना था। तो ये हमने प्रूफ कर लिया है कि जब हम पॉज करते हैं और फिर उसके बाद जब हम वापस स्टार्ट करते हैं तब कुछ हमारा कंटेनर के साथ नहीं होता है। हमारा कंटेनर बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसमें जितना भी डाटा है वो रह जाता है, उसको कुछ होता नहीं है। तो कंटेनर स्टार्ट का जो कमांड है वो हमने यहाँ ये सब हमने ऑलरेडी कर लिया, यही चीज को मुझे प्रूफ करना था। तो अब अगर हम अपना कंटेनर को किल कर लेते हैं, तो किल करने के बाद आप उसके अंदर कुछ जा नहीं सकते हो, फिर इसके बाद वो बिल्कुल मतलब यूजलेस हो जाता है। अब हमने सिगटम और सिगकिल के बारे में भी इसी चीज को ही डिस्कस किया है। और अब अगर हम डॉकर कंटेनर रिमूव चले, उसको भी हम ट्राई कर सकते हैं। अभी कोई भी हमारे पास कंटेनर चल रहे हैं नहीं, तो फिर अच्छा हाँ, मैं अभी इसके अंदर एग्जिट डॉकर कंटेनर ls, कोई भी और कुछ भी और नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये अभी भी मेरे पास यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो विंडो का इमेज अभी भी मेरे पास इधर मौजूद है। तो अभी इसी को ही ट्राई कर लेता हूँ। अब अगर मैं करता हूँ डॉकर कंटेनर स्टॉप sudo डॉकर कंटेनर स्टॉप, फिर इमेज कंटेनर का नाम ओके, ठीक है। ये क्या, अच्छा sudo मैंने गलत टाइप किया। तो अब ये यहाँ स्टॉप हो गया है। लेकिन अब अगर मैं इसको रिमूव करने जाता हूँ, डॉकर कंटेनर रिमूव, कंटेनर का नाम देख देता हूँ, डॉकर अच्छा वो भी करना पड़ेगा। sudo डॉकर कंटेनर रिमूव, अच्छा ठीक है। तो अब अगर मैं इसका नाम को टाइप कर लेता हूँ, अभी मैं एंटर नहीं दबाऊंगा। अभी अगर मैं इसको ऐसे ही एंटर दबा देता हूँ तो फिर एक सिग टर्म इनिशिएट होगा, मतलब है कि वो पहले 10 सेकंड्स को रुकेगा, कंटेनर अपने सारे प्रोसेसेस को रैप अप करेगा, फिर वो उसको डिलीट कर लेगा। तो इसलिए 10 सेकंड लगेंगे और ये हमने देखा भी है। लेकिन अब अगर हम इसको एफ का फ्लैग के साथ कर लेते फोर्स, तो फिर डायरेक्ट सिग किल हो जाएगा, हमारा कंटेनर फौरन खत्म हो जाएगा। अभी देखते हैं, हो गया। 10 सेकंड का कोई वेट नहीं था, फौरन ये चीज हो गया है। तो अब यहाँ हमारे पास हमने ये भी देख लिया कि सिक टर्म और सिक किल में फर्क क्या है, वो हमने पहले डिस्कस किया है। और अब हमने इसको देखा है कि हमें इसको करना कैसे। अगर हम सिक टर्म करना चाहते हैं तो फिर हम
बाय डिफॉल्ट सिक टर्म ही होता है, इसलिए हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन सिक किल डायरेक्टली करने के लिए फिर हम एफ का फ्लैग को लगा सकते हैं साथ साथ। और इसको तो हमने ऑलरेडी रन कर लिया है इस कंटेनर को। डी का मतलब है डिटैच, तो आईटी का एक ऑल्टरनेटिव है, हम डी को करते हैं ताकि हम उसका उसके अंदर नहीं जाए, उसका टर्मिनल के अंदर, उसके अंदर हम एग्जीक्यूट नहीं हो। और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ कंटेनर का नाम है और फिर उसके पोर्ट्स हैं, और ये सब हमने ऑलरेडी पहले भी कवर कर लिया है। तो अब इसके बाद हमने डॉकर इमेज इंस्पेक्ट भी देख लिया है। हमने ये वाला कमांड को चलाने की कोशिश किया था लेकिन नहीं हुआ था। चलो एक दफ़ा हम फिर से कोशिश कर लेते हैं क्या जाता है। तो डॉकर इमेज ls, तो यहाँ हमारे पास दो इमेजेस हैं। अब अगर मैं दोनों को एक साथ डिलीट करना चाहता हूँ तो फिर मैं इसी कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा और फिर इंशाल्लाह होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक एरर आता है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी हो नहीं सकता है, क्योंकि डॉकर अपडेट हुआ है और ये बुक अभी काफ़ी पुराना है, इसलिए ये चीज़ करने का फीचर जो है वो हटा दिया होगा। खैर, अब हमने चैप्टर नंबर 7 को ख़त्म कर लिया है। ये एक रिवीजन की तरह ही था, उसमें हमने कुछ ऐसा कुछ नया तो सीखा नहीं है। तो अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 8, हम फ़ौरन इसी पे ही शुरू हो जाते हैं। तो ये आई थिंक इससे भी ज़्यादा सिंपल होने वाला है, मुश्किल से जैसे मेरे ख्याल से, हाँ, इतने ज़्यादा पेजेस का नहीं है बिल्कुल। तो हम इसको भी इंशाल्लाह जल्दी जल्दी हम कवर कर लेते हैं। अभी 10 मिनट ही रह गए हैं मीटिंग के अंदर, तो जैसे ही ख़त्म हो जाएगा मैं इसको रिकॉर्डिंग कर लूँगा और फिर उसके बाद मैं अपलोड साथ साथ कर लूँगा। तो अच्छा, अब हम इसको शुरू कर लेते हैं। तो कंटेनराइजिंग एप्लीकेशन, अब सबसे पहले आपका एप्लीकेशन कोड है। अब आपका एप्लीकेशन है फॉर एग्जांपल नोड.जेएस एप्लीकेशन, उसका कोड आपके पास मौजूद है, उसको आपको एक डॉकर फाइल के अंदर ऐड करना है और आपको अपनी बेस इमेज को चूज करना है। अब बेस इमेज और अपना एप्लीकेशन को चूज करने के बाद उसको कॉपी का कमांड को यूज करके आप अपना जितना भी एप्लीकेशन फाइल्स है आप उनको कॉपी करोगे कंटेनर के अंदर। ये सारी चीजें डॉकर फाइल में लिखने के बाद, बाकी की सारी चीजें लिखने के बाद, कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स और सब लिखने के बाद, सारी चीजें करने के बाद आपका डॉकर फाइल बन जाएगा। फिर आप डॉकर फाइल को बिल्ड करोगे, डॉकर इमेज बिल्ड का कमांड से आप एक इमेज बना सकते हो डॉकर फाइल के थ्रू। और फिर उसके बाद जब आपका एक डॉकर इमेज बन जाएगा तब आप उसको कंटेनराइज कर सकते हो। और अगर आप वही एप्लीकेशन किसी के साथ शेयर करवाना चाहो तो फिर आप उस इमेज को अपना डॉकर हब का अकाउंट के ऊपर अपलोड करके आप उसका लिंक या उसका एक्सेस पब्लिकली अवेलेबल कर सकते हो। तो फिर दूसरे लोग भी आपका इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो किसी ने पूछा था कि हम डॉकर एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? हम इसी तरीके से ही करते हैं। जब हम अपना डॉकर फाइल को कंपाइल कर लेते हैं तो फिर हमारा एक इमेज बन जाता है। उस इमेज को जब हम डॉकर हब पे अपलोड कर लेते हैं और पब्लिकली एक्सेस दे देते हैं और फिर इसका लिंक को शेयर कर देते हैं, हमारा काम हो गया। और अगर हम डायरेक्टली अपना डॉकर फाइल को भी सेंड करना चाहते हैं तो फिर ये भी हो सकता है। गिटहब पे काफ़ी दफ़ा ऐसा हो चुका है कि डायरेक्टली आपका जो डॉकर फाइल है वही उसके अंदर लिखा हुआ होता है, वही इसके अंदर अपलोड हुआ होता है। तो आप डॉकर फाइल को डाउनलोड करते हो, फिर आप उसको रन कर लेते हो, फिर रन करने के बाद सॉरी, डॉकर फाइल को आप इमेज में बना लेते हो, फिर इमेज में बनाने के बाद आप डायरेक्टली अपने लोकल कंप्यूटर पे ही उसको कंटेनराइज कर लेते हो। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज आपके पास मौजूद हैं। अब ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया है, हमने इस पूरा प्रोजेक्ट को ऑलरेडी खत्म कर लिया है। हमने इसका जो डॉकर फाइल है हमने उसके बारे में भी देख लिया है, हमने इसके सारे इमेजेस के स्टेप्स भी हमने देख लिया है, हमने इसके लेयर्स के बारे में भी देख लिया है। बस ये एक चीज़ ऐड करने जैसा है कि जब भी हम इमेजेस के अंदर लेयर्स की बात करते हैं, लेयर से हमारा मतलब क्या होता है। अब एक सवाल हो सकता है किसी किसी ना किसी के जहन में आया होगा कि आपने बात की लेयर्स के बारे में, लेकिन लेयर्स में है क्या? अब एप्लीकेशन पार्ट्स है, एप्लीकेशन डिवाइड होके यहाँ लगा हुआ है, चलो ठीक है, लेकिन कौन सी चीजें किस लेयर के अंदर है ये इस तरह से पता चलता है। हमारा ईच लाइन जो है, हमारा ईच कमांड जो है वो अपना एक लेयर के अंदर चला जाता है, जिस तरह आप अभी देख सकते हो। और ये करने के बाद हम जब अपना इमेज को बिल्ड कर लेते हैं और फिर उसके बाद जब हम उसको रन कर लेते हैं तो फिर हमारा ये एक वेब एप्लीकेशन बन जाता है जिसको हमने ऑलरेडी कर लिया है। और अब हम एक नया कमांड के बारे में देख लेते हैं, डॉकर इमेज हिस्ट्री के नाम से। तो ये काफी इंटरेस्टिंग कमांड है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो यहाँ वेब लिखा हुआ है, ये यहाँ वेब क्या है, अगर हम ऊपर जाके देखते हैं इसी एग्जांपल के अंदर ही इस बंदे ने इस्तेमाल किया होगा। इस बंदे ने वेब का एक इमेज को इस्तेमाल की, जो उसने एंड में एक डॉकर फाइल से वो इमेज बनाया, उसने उसका नाम रखा डॉकर इमेज बिल्ड का कमांड के अंदर ही वेब लेटेस्ट के नाम से। तो इसलिए वो इसका इमेज का नाम बन गया और फिर उसके बाद उसने उसका हिस्ट्री देखा तो उसको ये सब दिखा। अब हम ये चीज कर सकते हैं उबुंटू का इमेज के साथ, फॉर एग्जांपल sudo docker history ubuntu। तो अब आप देख सकते हो
कि यहाँ क्या क्या चीजें हमारे पास इसके बारे में लिखा हुआ आ रहा है। हमारे पास यहाँ आ रहा है एक चीज आ रहा है, लेकिन यहाँ ये मिसिंग लिखा हुआ है, क्रिएटेड बाय एड फाइल 72.8 MB। ये उस वक्त की बात हो रही है जब हमने इसको डाउनलोड किया था। और फिर उसके बाद यहाँ दिखा रहा है 0 बाइट्स। जब हमने इसके अंदर SSH किया था, इस उबुंटू इमेज का कंटेनर के अंदर जब हमने SSH किया था, तो वो एज अ CMD कमांड रजिस्टर हुआ, लेकिन उसका कोई एक्चुअल साइज नहीं है, इसलिए यहाँ 0 बाइट्स लिखा हुआ रहा है। तो ये हमारा इमेज का जो ये हमारा इमेज का प्रीवियस हिस्ट्री है। NOP मींस NOP मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है आपका मतलब क्या है NOP। अच्छा, आप इसकी बात कर रहे हो, हाँ अच्छा, इस NOP के बारे में। तो NOP का अब एग्जैक्टली तो मुझे इसका मतलब वर्ड टू वर्ड मुझे नहीं पता है, लेकिन इसका मीनिंग मैं बता देता हूँ। अब यहाँ लिखा हुआ है क्रिएटेड बाय। क्रिएटेड बाय से मतलब क्या है? क्रिएटेड बाय से मतलब है कि किसने इसको क्रिएट किया है, या ये जो उसका स्पेसिफिक कमांड है वो कहाँ एग्जीक्यूट हुआ है। तो NOP का मतलब है मतलब जो यूजर है, जिस यूजर ने एग्जीक्यूट किया है उसका कोई मतलब कुछ भी अवेलेबल नहीं है, उसका कोई भी डाटा यहाँ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि डिफॉल्ट यूजर ने इसको किया है। तो यहाँ बिन बैश लिखा हुआ रहा है, मतलब है कि ये कमांड बैश के ऊपर एग्जीक्यूट हुआ। ये सी का फ्लैग का मतलब मुझे नहीं पता है क्या है, लेकिन फिर इसके बाद ये जो हैशटैग है, हैशटैग के बाद हमारे पास नॉर्मली कमांड्स लिखा हुआ होता है। तो या तो इसका मतलब ये है कि हमारा डिफॉल्ट यूजर ही ये सारे कमांड्स को रन कर रहा है, या फिर इसका मतलब ये है कि हमने कोई कुछ स्पेसिफिकली टर्मिनल के ऊपर टाइप नहीं किया था। जब हमने उसके अंदर डॉकर एग्जेक का कमांड को यूज करके या IT का कमांड यूज करके जब हमने उसके अंदर SSH किया था, तब हमने टर्मिनल पे कुछ डॉकर एग्जेक कमांड के साथ जिस तरह हम करते हैं उस तरह हमने कुछ भी नहीं किया था। तो इसलिए यहाँ हो सकता है कि NOP दिखा रहा हो। तो ये दोनों चीजें हैं मेरा माइंड में, इनमें से कुछ एक ही होगा डेफिनेटली, लेकिन अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। अच्छा, तो इसके बाद हम देखते हैं, अब ये हमने देख लिया है कि हमारा एप्लीकेशन जो है वो कंटेनराइज हो गया है, और अब हमने इसको यहाँ रन भी कर लिया है। और अब इसके बाद जब हम डॉकर इमेज हिस्ट्री का कमांड देख लेते हैं, तब हम देख सकते हैं कि सबका मतलब क्या है। आई थिंक यहाँ NOP का मतलब अगर यहाँ बताया है तो मैं आपको इधर से ही कंफर्म कर सकता हूँ। अच्छा, तो यहाँ आई थिंक नॉन जीरो वैल्यूज, अच्छा नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है। ओनली 4 ऑफ द इमेज लेयर्स। अच्छा, तो ये यहाँ जो दिखा रहा है आपको, ये मैं इसका भी आउटपुट दिखा देता हूँ आपको, कि ये जो इसने इमेज जो इस्तेमाल किया है, ये उसका सारा हिस्ट्री दिखा रहा है कि सबसे पहले ये क्रिएट कब हुआ, तो ये 3.97 MB का था, मतलब इसका जो बेस इमेज था वो 3.97 MB का था। फिर इसके बाद उस पर /bin/sh का कमेंट जो है वो लगाया गया इसके ऊपर, और फिर उसके बाद उसका ऑब्वियसली उसका कोई साइज नहीं हो, तो सिर्फ एक कमेंट रन हुआ, कुछ डाउनलोड तो हुआ नहीं। और इसी तरीके से ही जब हमने लेवल का कमेंट को यूज की तभी यही हुआ। और अच्छा, अब समझ आ गया है बिल्कुल, NOP का मतलब यही है कि हमने कोई कमेंट को डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ कॉमेंटेड हुआ है। कॉमेंटेड का मतलब ये है कि बेसिकली एक इंटरनल डॉकर फाइल का कमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, ये कोई टर्मिनल का कमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। लेकिन जो हमारे पास रन के कमेंट्स नहीं है, आपको याद है कि हमने डॉकर फाइल के अंदर रन का कमेंट्स देखा था, और हमने CMD के कमेंट्स देखे थे। ये दोनों कमेंट्स जो है ये दोनों सिमिलर काम करते हैं। अब CMD का कमेंट के लिए तो यही दिखाएगा, कमेंटेड आउट दिखाएगा, क्योंकि ये जो कमेंट है ये डॉकर फाइल के अंदर रन किया गया है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली ये एक्सटर्नल कमेंट नहीं बोला जाएगा। लेकिन जब हम रन का कमेंट को इस्तेमाल करते हैं, तब एज एन एक्सटर्नल कमेंट जो भी हम उसके अंदर लिखते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये जो कमेंट यहाँ है apk add update node.js npm, ये कमेंट जो है ये एक्सटर्नल है, जिसकी वजह से यहाँ बजाय रन का कीवर्ड को दिखाना जो भी डॉकर फाइल के अंदर लिखा हुआ है, वो डायरेक्टली उसका कमेंट ही यहाँ दिखा रहा है, क्योंकि उसने सेंस कर लिया है कि ये जो रन का कीवर्ड है इसके साथ जो कमेंट लगा हुआ है वो एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। तो जब भी हम अपना रन का कीवर्ड को यूज करते हैं डॉकर फाइल के अंदर, तब जब कमांड रन होता है तो रन होने के लिए इसको एक तरह से एक्सटर्नलाइज करना पड़ता है। तो इस वजह से फिर ये इस तरह से डिटेक्ट होता है कि जैसे हमने बाय हैंड इसको लिखा हो, लेकिन ऐसा है नहीं, सब ऑटोमेटेड ही है, लेकिन ये एक चीज यहाँ दिखा रहा है। तो इसे इजी भी है पॉइंट आउट करना कि हमने कौन सा कमांड कब चलाया, तो ये भी एक आसानी है हमारे लिए। इंशाल्लाह ये थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, नहीं भी समझ आया हो तो इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझाता रहूंगा इसके अंदर। अच्छा, और फिर उसके बाद हमारे पास डॉकर इमेज इंस्पेक्ट का कमांड है जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। और उसके बाद जो है हमारे पास अच्छा, ये कुछ टिप्स बता रहा है कि जो बेसिक प्रोसेस होता है यूजुअली एक क्या बोलते हैं, एक इमेज को
यूज करने का। अब यूजुअली तो आपको ऑफिशियल रिपोजिटोरी से ही इमेजेस को लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जो हैक्स है और वायरसेस है उनका सबसे कम चांस है होने का। और आप उसका आउटपुट को भी व्यू कर सकते हो इमेज बिल्ड का कमांड के बाद जो आपके पास आता है, जो भी आपके पास आउटपुट आता है वो यही आता है कि सबसे पहले तो आपके लिए मतलब जब डॉकर फाइल से आप एक इमेज बनाते हैं तो ये आउटपुट आपको यही दिखा रहा होता है कि सबसे पहले वो आपके लिए एक टेम्परेरी कंटेनर बना रहे हैं, फिर उस टेम्परेरी कंटेनर के अंदर वो डॉकर फाइल को उसके अंदर एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर उसके रिजल्ट्स को एज ए न्यू लेयर यूज कर रहा है और फिर उस टेम्परेरी कंटेनर को रिमूव कर रहा है। तो यही चीज हो रहा है हर लेयर के लिए। फिर जब हमारे सारे लेयर जो है वो फाइनलाइज हो जाता है, फिर उन सबको मर्ज करके एक इमेज बनाया जाता है जिसके सारे इंडिविजुअली क्रिप्टोग्राफिक हैशेस भी मौजूद है। SHA-256 के नाम से क्रिप्टोग्राफिक हैशेस भी मौजूद है और उन सबके इंडिविजुअल आईडीज भी दिए हुए हैं। तो डॉकर इमेजेस जो है जब हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है इस बात को कि क्योंकि ये माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के अंदर है इसलिए इसका साइज को स्मॉल से स्मॉल होना चाहिए, तो इसलिए बड़े डॉकर इमेजेस अच्छा आइडिया नहीं है, जिसकी वजह से आपको उनको छोटा लिखना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस है कि जब आप बहुत सारे कमांड्स को रन करना चाहते हो तो आप उनको एक ही रन कमांड के अंदर, एक ही रन का लाइन के अंदर लगा दो। आप दो सेपरेट रन लाइंस को इस्तेमाल नहीं करो, आप एंड को यूज करके दो कमेंट्स को एक ही लाइन के अंदर लिख सकते हो, तो ये ज्यादा अच्छा है। तो एक और इशू ये है कि जो रन का कमेंट है, अच्छा तो मैं यहाँ बोल रहा था कि एक और भी मसला ये है कि अगर हम क्लीन अप नहीं करते हैं तो रन का कमांड से एक और मसला क्या होगा कि कुछ एक्स्ट्रा टूल्स बिलावजा इंस्टॉल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम उबिंटू का इमेज को इस्तेमाल करते हैं बजाय एल्पाइन का इमेज को इस्तेमाल करने का, जबकि दोनों में हमारा काम चल सकता है, तो डेफिनेटली हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं क्योंकि उबिंटू का इमेज है तकरीबन 73 MB का और एल्पाइन का इमेज है तकरीबन 6.5 MB का। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है इसको क्या बोलते हैं इसको अवॉइड करने का कि हम बिल्डेड पैटर्न को इस्तेमाल करेंगे। बिल्डेड पैटर्न क्या है, ताकि हम प्रोडक्शन इमेज के लिए भी कम से कम हम देख सकें, हम प्रोडक्शन इमेज के लिए भी देख सकें कि हमारे पास जो भी इमेजेस इस्तेमाल हो रहे हैं या जो भी टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो सबसे मिनिमल हो, मतलब है कि द मोस्ट नेसेसरी टूल्स, कोई भी बिलावजा की चीज़ें हमारे पास इंस्टॉल नहीं हुआ हो, वरना हमारे बिलावजा के रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। तो हम बिल्डर पैटर्न को इस्तेमाल करेंगे वाइल क्रिएटिंग डॉकर फाइल्स। इसका मतलब क्या है, हम अपने डॉकर फाइल्स के मल्टीपल सेक्शंस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल एक होगा डेवलपमेंट के लिए और एक होगा प्रोडक्शन के लिए। तो डेवलपमेंट वाले सेक्शन में आप सबसे पहले तो अपनी मर्ज़ी से सारा टेस्टिंग की चीज़ें इंस्टॉल करोगे, बड़ा इमेज फॉर एग्जांपल उबिंटू का इमेज और मेरे जितने भी एप्लीकेशन कोड के पार्ट्स है तो आप उसके अंदर लिखोगे। लेकिन फिर उसके बाद आप एक और पार्ट बनाओगे उसी फाइल के अंदर ही जो आपका प्रोडक्शन पार्ट होगा, जिसके अंदर आप एक और बेस इमेज को स्पेसिफाई करोगे फ्रॉम का कीवर्ड के साथ, और फिर आप वही एप्लीकेशन कोड को कॉपी ओवर करोगे जो आपका प्रीवियस पार्ट ऑफ द डॉकर फाइल में था, जो सबसे पहला पार्ट था, जो आपका डेवलपमेंट पार्ट बोला जा रहा था, तो वो आपका प्रोडक्शन पार्ट में ही कॉपी ओवर हो जाएगा जो भी आपके एप्लीकेशन फाइल्स हैं, और हर चीज़ एक तरह से मर्ज हो जाएगा और फिर आपका एक फाइनल डॉकर फाइल बन जाएगा। तो ये जो मैंने अभी यहाँ एक्सप्लेन किया है ये आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप इस तरह से करो कि आप दो सेपरेट डॉकर फाइल्स लिखो, एक डेवलपमेंट का एक प्रोडक्शन का, और फिर आप प्रोडक्शन वाले में बजाय वो वाला उबिंटू का इमेज को इस्तेमाल करने का आप एल्पाइन वाले इमेज को इस्तेमाल करो, लेकिन फिर आप उसी कोड को ही उसके अंदर कॉपी कर लो। ये हो सकता है, लेकिन मल्टी स्टेज बिल्ड से ये और भी आसान हो जाता है। तो बिल्डर पैटर्न से तो इस तरह से होगा, लेकिन मल्टी स्टेज बिल्ड से एक और भी ज़्यादा आसानी ये होगा कि हम एक ही फाइल को इस्तेमाल करके ये चीज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपना पहला, इसमें यहाँ 3 पार्ट्स का एग्जांपल दिया है। सबसे पहले हम अपना पहला पार्ट लिखेंगे जो एक 600 MB का फाइल को इंस्टॉल करेगा। फिर हम अपना दूसरा पार्ट को लिखेंगे जो एक 200 MB फाइल को इंस्टॉल करेगा, 450 MB फाइल को इंस्टॉल करेगा। फिर उसके बाद हम अपना तीसरा प्रोडक्शन वाला सेक्शन को स्पेसिफाई करेंगे जिसके अंदर हमारा जावा का एक इमेज यूज़ होगा जो 150 MB का होगा, और हमारे जितने भी कोड के पीसेज है, फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास यहाँ npm के कोड पीसेज है, और फिर ये जो हमारे पास यहाँ कोड पीसेज है mvn के, और फिर यहाँ हमारे पास कुछ जावा के कोड पीसेज मौजूद है। तो ये सारे कोड पीसेज जो है ये
पहला वाला ब्लॉक से शुरू करके आखिरी वाला ब्लॉक तक सबको मर्ज किया जाएगा, और फिर आखिर में जो प्रोडक्शन के अंदर जो चूज़ होगा, जो इमेज चूज़ होगा, वो यही वाला होगा, वो यही जावा का ही इमेज चूज़ हो जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा कि हमारा एक ही डॉकर फाइल से ही 3 इमेजेस बन रहे हैं, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। और फिर जो भी इमेज को हमें इस्तेमाल करना है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर उसी के मुताबिक हम उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे इसी एक डॉकर फाइल से 3 सेक्शंस बन जाते हैं, और इस सेक्शन से हमारे पास एक इमेज बन जाता है। हमारा सबसे पहला वाला है स्टोर फ्रंट के नाम से, फिर ऐप सर्वर के नाम से, और फिर प्रोडक्शन के नाम से। तो हमारा सबसे पहला वाला में स्टोर फ्रंट का कोई टेस्टिंग होगा, रिएक्ट ऐप का कोई टेस्टिंग होगा। फिर उसके बाद हमारा ऐप सर्वर है, तो हमारा जो बैकएंड का सर्वर है उसका टेस्टिंग होगा। फिर उसके बाद जो हमारे पास आखिरी वाला है वो प्रोडक्शन का है, उसमें हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन भी और हमारा ऐप सर्वर है, वो दोनों चीज़ें साथ मर्ज होके एक ही इमेज के अंदर फिट हो जाएंगे, और उसमें हम वही वाला इमेज को इस्तेमाल करेंगे जो सबसे कम स्टोरेज लेगा, और वो हमारा फाइनल प्रोडक्शन इमेज बोला जाएगा, ताकि एक ही डॉकर फाइल से ही हमारे 3 इमेजेस बन जाएंगे। तो ये हमने देख लिया है कि मल्टीपल फ्रॉम कीवर्ड्स को जब हम एक डॉकर फाइल के अंदर इंक्लूड करते हैं तो फिर ये किस तरह से हो जाता है, तो ये हमने देख लिया है। ठीक है, तो इसके बाद जो है अगर हम इसको बिल्ड कर लेते हैं, तो बिल्ड करने के बाद जो है आप देख सकते हो इमेज एलियास के अंदर आपके 4 सेपरेट इमेजेस बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपका नोड वाला बनता है जो हमने सबसे पहला वाला लिया था, फिर आपका मैविन वाला बनता है जो हमने मैविन वाला इमेज आप इस्तेमाल करते हो जो आपका दूसरा सेक्शन के अंदर था डॉकर फाइल के अंदर। फिर जो आपका तीसरा सेक्शन था उसमें आपका जावा का इमेज था, तो वो आप इस्तेमाल करोगे। तो ये 3 चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो ईच सेक्शन में, और फिर आखिर में आपका जावा वाला इमेज ही इस्तेमाल होता है। आपका मल्टी स्टेज वाला जो इमेज है, जो आपका फाइनल इमेज आउटपुट होता है वो यही है। तो उसमें ये जो आपका फाइनल इमेज आउटपुट हो गया, जो आपका प्रोडक्शन इमेज है वो यही आखिरी वाला ही है जिसका साइज़ 210 MB है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है। अब उसके बाद जो है हम देख सकते हैं कि अब जो हमारे पास इमेज आ गया है, जो आखिरी में हमारे पास इमेज आ गया है, उसमें वही सारी चीज़ें जो हमारा प्रोडक्शन के अंदर होना चाहिए, प्रोडक्शन वाला इमेज में होना चाहिए, और अब हम इसको डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हमारे लिए अब बहुत ही ज़्यादा आसानी हो गया है, ताकि हम 3 सेपरेट वर्जन्स बनाएं अपना एप्लीकेशन का, मतलब 3 सेपरेट इमेजेस बनाएं, ईच में बेस इमेज भी अलग और कोड भी थोड़ा सा अलग, और फिर हम फाइनल प्रोडक्शन वाला सेक्शन में उसी डॉकर फाइल के अंदर ही हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम बेस इमेज भी सबसे कम वाला को इस्तेमाल करें, और उसके साथ साथ हम बेस इमेज को भी सबसे कम वाला इस्तेमाल करें, और उसके साथ साथ भी हम इधर अपना सारा कोड भी लगा सकते हैं। जो हमारा बैकएंड और फ्रंट एंड का पहले सेपरेट था, पहले 2 सेक्शंस में, हम उनको मर्ज करके तीसरा सेक्शन में ऐड करेंगे, क्योंकि वो हमारा प्रोडक्शन का इमेज बनने जा रहा है। तो हम इस तरह से इसको टेस्टिंग कर सकते हैं, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, और इसी तरीके से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगा कि अगर हम एक ही एप्लीकेशन के मल्टीपल वर्जन्स बनाना चाहें तो हम किस तरह इसको बना सकते हैं। और हमने डॉकर फाइल के सारे कीवर्ड्स और सब तो हमने कवर कर ही लिया है, और ये सारे कमांड्स भी जो भी हमने कवर किया है वो सब ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो अब हमारा जो डॉकर का सिलेबस है वो ख़त्म हो गया है, और अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। अब उसूलन तो मैं आधे घंटे बाद सो जाता हूँ, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि मुझे इसको आज कंप्लीट करना था, इसलिए अभी मेरा फ़िलहाल दिमाग नहीं चल रहा है। तो आज रात तो मैं आई थिंक किसी सवाल जवाब का मतलब कुछ करूँगा नहीं, कोई भी जवाब नहीं दूँगा, क्योंकि काफ़ी थकन हो रही है। तो इंशाल्लाह फिर आप लोग ज़रूर अपना एग्ज़ाम को दे देना कल, और कल सुबह तक इंशाल्लाह फिर मैं फ़्रेश हो जाऊँगा। कोई भी सवाल पूछना है तो आप ज़रूर पूछ सकते हो, ताकि फिर मैं उस वक्त आपको हेल्प कर लूँ एग्ज़ाम देने से पहले। लेकिन फ़िलहाल तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ये मैं आपको अभी से ही बता रहा हूँ, अगर आप आज रात इसको सुन रहे हो तो इसलिए फ़िलहाल मुझे डिस्टर्ब मत करना। और अभी मैं इंशाल्लाह सोने जाता हूँ थोड़ी देर में, और फिर इंशाल्लाह गुड लक विथ योर एग्ज़ाम्स। अगर आपके एग्ज़ाम्स ऑलरेडी हो गए हैं तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आए होंगे, नहीं भी आए तो इंशाल्लाह नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम आपके और भी अच्छे मार्क्स आएंगे, और भी मेहनत करना, कभी गिव अप नहीं होना। और अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो इंशाल्लाह कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।